लास्ट टाइम बच्चों हम पढ़ रहे थे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है बच्चों, घनीय क्रिस्टल तंत्र पढ़ रहे थे हम लास्ट टाइम। अच्छा, सामान्यतः हम एक घन की बात कर रहे थे। एक घन होता है, देखो बच्चों यहाँ पे फिर से, जैसे कि ये है, ठीक है। अच्छा, एक घन के अंदर में बात कर रहा था सबसे पहले काई केंद्र की। काई केंद्र कितना होता है बच्चों? एक होता है। कितना होता है बच्चों काई केंद्र? एक। ठीक है। अच्छा, फलक की बात कर रहे थे हम, तो फलक मैंने आपको जैसे कि कल इस पे भी बताया था, एक डिब्बे पे या एक ये घने है भी एक। ठीक है बच्चों, देखो आप, ये एक फलक, ये दो फलक, ये तीन और ये चार और ये पांच और एक ये 6 फलक हो गए बच्चों। कितने फलक हो गए? ये 6 फलक। ध्यान से देखना, एक घन में काई केंद्र तो कितना होता है? बिल्कुल मिड सेंटर में एक होता है, लेकिन फलक कितने होते हैं? 1 2 3 एंड 4 5 एंड 6, यानी कि जो ऊपर से सरफेस नजर आती है, कितनी सरफेस नजर आती है? 6। तो फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अच्छा, किनारे कितनी होती है बच्चों? 12। देखना आप, ये 1, ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 एंड ये 6। ठीक है, ऐसे कर रखा है मैंने बच्चों 6। अब ऐसे करूंगा तो 6 और होगी, 7 8 9 10 11 एंड 12। तो टोटल आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में आप किनारे भी देख सकते हैं। किनारे कितनी है? ठीक है, किनारे ये वाली किनारे होती है। तो किनारे कितनी होती है एक घन में? आपका कमरा भी क्या है? एक घन ही है बच्चों, क्यूब है। ठीक है, तो किनारे कितनी होती है? टोटल 12 होती है। अच्छा, नेक्स्ट देखना बच्चों, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। देखना कोने 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल कोने कितने होते हैं बच्चों एक घन के अंदर? 8 होते हैं। अच्छा, विकर्ण की बात करें बच्चों, तो विकर्ण कितने होते हैं? 4। देखना कैसे, ये मैंने जहां जहां से इसको पकड़ा, ये एक विकर्ण, सॉरी हाँ, एक विकर्ण तो ये। अब देखना दूसरा विकर्ण बच्चों, एक विकर्ण तो ये, अब दूसरा विकर्ण इस कोने से और ये इस कोने तक, ये मैंने ये छोड़ दिया और ये हो गया। ठीक है, तीसरा विकर्ण ये कोना और ये कोना, चौथा विकर्ण ये कोना और ये कोना। ठीक है बच्चों, तो टोटल कितने हो गए विकर्ण? इससे इससे ये 2 3 और ये 4। फिर वापस से देखना, एक विकर्ण, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण और ये 4 विकर्ण। अगर बच्चों ये सिस्टम समझ में आ गया तो इसके ऊपर बनने वाले जितने भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आपके सोल्व हो जाएंगे। सामान्यतः हमने किसकी बात की है? एक घन में काई केंद्र कितने होते हैं? 1 होता है। फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। किनारे कितनी होती है? 12। कोने कितने होते हैं? 8 और विकर्ण कितने होते हैं? 4। अब हम यहाँ लिख रहे हैं बच्चों एक कण का योगदान। जब अवयवी कण काई केंद्र में स्थित होता है, यानी कि बिल्कुल मिड सेंटर में, तो उस घन के अंदर कितना स्थित होता है? पूरा का पूरा एक योगदान होता है उसका। लेकिन अगर अवयवी कण फलक पर स्थित होता है, तो फलक पर, जैसे कि सपोज करो यहाँ मैंने कल एक आपको स्टोरी भी सुनाई थी, 2 भाई की। 2 भाई थे और उनके फादर ने यहाँ पे एक गोला छोड़ दिया, कण, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल या अवयवी कण। अब बताओ, अगर उसके साइड में भी दिए होंगे तो एक फलक से पास वाले घन का कितना फलक स्पर्श कर सकता है? केवल एक का ही स्पर्श कर सकता है। यानी कि आधा कण तो किसमें होगा? इसमें, और आधा कण किसमें होगा? इसमें। कब? जब फलक पे होंगे। फलक एक ही स्पर्श हो रहा है ये। ठीक है, तो फलक पर अवयवी कण का योगदान कितना होगा? 1/2 होगा। किनारों की बात करते हैं बच्चों, देखना इसकी और इसकी किनार टच हो रही, देखना ध्यान से, ये किनार। ठीक है, अगर अपन बात करें इस घन के ऊपर एक और घन होता तो देखो इसकी भी किनार टच हो जाती, ये किनार ही टच की मैंने। ठीक है, अगर इस घन के ऊपर भी जैसे घन होता तो देखो इसकी भी किनार टच होती, यानी कि इस घन से देखना, एक इसकी किनार टच इसके ऊपर होता तो इसकी किनार टच, और इसके ऊपर होता इसकी भी किनार टच होती। तो बताओ बच्चों, एक गोला कितने भागों में डिवाइड होता? 4। 1 2 3 और ये 4, तो 4 भागों में डिवाइड होता है गोला। तो बताओ किनार पे जब भी कोई अवयवी कण होगा तो वो एक घन के अंदर कितना होगा? केवल 1/4 होगा। यानी कि किनार पर जब भी कोई अवयवी कण उपस्थित होगा उसका एक कण का योगदान कितना माना जाएगा? 1/4 माना जाएगा। इसी प्रकार से कोने की बात करें बच्चों, तो देखना ये कोना टच हो रहा। आप ध्यान से देखें, मैं स्केल से नोट कर रहा हूँ, ये कोना और ये कोना टच हो रहा। ये वाला आपने मेन ले लिया। यहाँ सपोज करो अवयवी कण है, इसके अंदर देखते हैं कितने भाग स्थित हो सकते हैं अगर यहाँ अवयवी कण होता तो। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरह से मोड़ दूं बच्चों, तो देखो इनका कोना फिर स्पर्श कर रहा है, यानी कि इसके अंदर भी रहेगा।
इस वाले घन में भी साइड में कोई घन होगा, तो अगर यहाँ होगा तो देखो इसका कोना भी टच कर रहा है, ये और ये और ये। अच्छा, अगर सपोज करो इसके ऊपर होता, यहाँ जो घन रखा था इसके ऊपर भी घन होता, तो ये देखो कोना कोना टच कर रहा है बच्चों। अगर यहाँ सामने जो रखा था इसके ऊपर होता घन, तो देखो कोना कोना टच कर रहा है, और यहाँ जो रखा था इसके ऊपर भी होता घन, तो देखो ये कोना कोना टच कर रहा है, और जो ये है इसके ऊपर जो है इसके ऊपर, तो ये देखो इसका भी बच्चों कोना कोना टच कर रहा है यहाँ से। ठीक है, तो बस देखना बच्चों कितने कोने टच कर रहे हैं, कितने घन के, 1 2 3 4 5 6 और ये इसके ऊपर ये कितना हो गया, 7 हो गया बच्चों। ठीक है, तो टोटल ये और ये कुछ मिला के कितना हो गया, 8। तो बताओ इसके अंदर तो 1/8 का हिस्सा ये आएगा गोले का, अवयवी गोले का। जैसे कोई अवयवी गोला है बच्चों, ये देखो आप, इस गोले के कितने भाग कर दिए मैंने, 8, तो 1/8वां हिस्सा ही एक घन के अंदर आएगा, बाकी 7 तो कहाँ आएंगे, 7 आसपास रखे हुए कोने को स्पर्श करते हुए घन के आएंगे। यानी कि जब भी कोई अवयवी कण कोने पर होगा तो वहां उस पर एक अवयवी कण का योगदान कितना होगा, एक कोने वाले अवयवी कण का घन के अंदर, एक घन के अंदर 1/8। ठीक है, यानी कि वो एक गोला ही 8 घनों के अंदर आ जाएगा कोने पर स्थित है। तो विकर्ण की बात करें तो विकर्ण आप सभी को पता है, जैसे कि इस कोने से इस कोने पे होगा, ठीक है, या फिर इस कोने से इस कोने पे होगा, ऐसे कैसे, ये इस कोने से इस कोने पे और ये इस कोने से इस कोने पर। तो विकर्ण पे अगर कोई अवयवी गोला होता है तो वो तो कहाँ होगा बच्चों, पूरा का पूरा घन के अंदर ही होगा, एक पूरा एक योगदान करेगा। अगर एक गोला है तो विकर्ण पे, और अगर 2 है तो 2 योगदान होंगे, 3 हो तो 3 योगदान होंगे। तो विकर्ण पे जब भी कोई अवयवी कण स्थित होता है तो एक कण का योगदान कितना हो जाता है, पूरा का पूरा एक। अब सभी बच्चों को अपनी नोटबुक साथ में लेके बैठनी है बच्चों। नोटबुक में हम न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे आज, ध्यान से देखना। नोटबुक से मैं न्यूमेरिकल पढ़ूंगा और डायरेक्ट मैं यहाँ पे सोल्यूशन करूंगा। तो सभी बच्चे अपना न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट देखेंगे, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। सभी बच्चे कौन सा देखेंगे, अपना न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट। तो न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में देखना है बच्चों आपको क्या लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है बच्चों एक क्रिस्टलीय ठोस, एक क्रिस्टलीय ठोस। मैं यहाँ पे उस क्वेश्चंस को डायग्राम से शो कर दूंगा। ये मैंने एक क्रिस्टलीय ठोस बना लिया। एक क्रिस्टलीय ठोस में उपस्थित घनीय यूनिट सेल, एक क्रिस्टलीय ठोस में ऐसी घनीय यूनिट उपस्थित है जिसमें सभी कोनों पर, देखो बच्चों सभी कोनों पर वो बोल रहा है अवयवी कण ए स्थित है। अब कोने आपको पता है कितने होते हैं, 8। ये कोनों पर ए और यहाँ पे भी कौन सा होगा, ए। देखो मैंने 8 कोनों पर ए अवयवी कण रख दिए। क्वेश्चन को मैंने डायग्राम से बना रहा हूं। जबकि सभी फलकों पर अवयवी कण बी स्थित है। आपको सभी को पता है फलक कितने होते हैं, 6। ये 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, और ये सामने वाला फलक देखो आप, ये इसके मिड सेंटर, और ये पीछे वाला फलक, ये 6। ये 6 अवयवी कण हो गए फलकों पर। अब आप सभी को पता है बच्चों, वो बोल रहा है कि आपको अणुसूत्र बताना है इस क्रिस्टल का। क्या बताना है, अणुसूत्र, क्वेश्चन मार्क। ध्यान से समझना, वो बोल रहा है अवयवी कण ए। अवयवी कण ए कहाँ स्थित है बच्चों, अवयवी कण जो ए है, ध्यान से देखना बच्चों, अवयवी कण ए वो स्थित है कोनों पर। अच्छा बच्चों, कोने कितने होते हैं, 8। और आप सभी को पता है जब भी अवयवी कण कोने पर स्थित होता है तो एक कण का योगदान कितना होता है, 1/8। और 8 कोनों पर है अवयवी कण, तो 1/8 1/8 1/8, तो 8 × 1/8 कर दूं, इजिकल टू ए का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब बात करता हूं मैं अवयवी कण बी की। अच्छा, अवयवी कण बी कहाँ स्थित है, फलकों पर। कहाँ स्थित है, फलकों पर। फलक आप सभी को पता है, मैंने अभी जस्ट बताया आपको 6 होते हैं। और जब भी फलक पर कोई अवयवी कण होता है तो उसका एक कण का योगदान कितना होता है बच्चों, 1/2। इससे इसको हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 3। यानी कि ए की संख्या तो कितनी है, 1, और बी की संख्या कितनी है, 3। तो बताओ बच्चों अणुसूत्र ये आएगा कि नहीं आएगा, ये आपका क्या हो गया, अणुसूत्र हो गया। अच्छा, अगर मैं अगली बात करता हूं,
तो अगली बात ध्यान से देखना बच्चों, जैसे कि अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं एक बार इन क्वेश्चनों को सबको रिपीट कर दूंगा दोबारा से। सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, एक घनीय क्रिस्टल में अवयवी कण x, ये घनीय क्रिस्टल बना दिया मैंने यहाँ पे। अब वो बोल रहा है बच्चों, एक घनीय क्रिस्टल में अवयवी कण x सभी कोनों पर है। ये x, ये कोना, ये अवयवी कण x, ये कोना। ध्यान रखना बच्चों, ये कोने नहीं है दोनों, ये और ये कोना और ये कोना, ठीक है। जबकि y अवयवी कण सभी फलकों पर स्थित है। ये तो वही क्वेश्चन हो गया बच्चों, सेम वैसा का वैसा ही। नहीं सॉरी, रुको। अवयवी कण x एक तो काई केंद्र में भी स्थित है बच्चों। देखो आप, काई केंद्र तथा सभी कोनों पर है। अवयवी कण x कहाँ कहाँ स्थित है? काई केंद्र प्लस कोनों पर। अच्छा, और जो अवयवी कण y है वो कहाँ स्थित है? फलकों पर। देखो बच्चों, y फलक 6 होते हैं, 2 3 4, ये सामने वाला फलक का केंद्र और ये फलक का केंद्र, ठीक है बच्चों। इसको मैंने डिनोट कर दिया। अच्छा, अवयवी कण x कहाँ स्थित है? काई केंद्र प्लस कोनों पर। आपको पता है काई केंद्र कितना होता है? 1, और 1 पे जब काई केंद्र पे कोई अवयवी कण होता है उसका 1 का योगदान कितना होता है? पूरा का पूरा 1। कोने कितने होते हैं बच्चों? 8, और 1 कोने पर जब अवयवी कण होता है उसका 1 का योगदान 1/8, तो 8 पे स्थित 1/8 × 8। अच्छा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो 1, तो टोटल x की संख्या कितनी आई बच्चों? 2 आ गई। अब वो बोल रहा है कि जो अवयवी कण y है वो कहाँ स्थित है? फलकों पर, सभी फलकों पर। फलक कितने होते हैं बच्चों? 6, और एक फलक पर अवयवी कण के केंद्र का योगदान कितना होता है? 1/2। 2 से कितनी बार कटाई है? 3 बार। तो y की संख्या कितनी आई? 3। तो बताओ बच्चों, क्या सूत्र ये बनेगा? x2 y3। क्लियर हो रहा होगा बच्चों सभी को? बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। एक बार फिर ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन में था अवयवी कण एक कोनों पर है, इसलिए 8 कोने थे और एक कण का योगदान 1/8, तो 8 पे 1/8 × 8, तो अवयवी कण टोटल ए कितना माना? 1। अवयवी कण बी कितना है? कहाँ स्थित है? फलकों पर। फलक कितने होते हैं? 6, और जब भी फलक पे अवयवी कण होता है उसका योगदान कितना माना जाता है? 1/2, तो ये 3। ए की संख्या 1, तो 1 ही है ये। बी की संख्या 3, आने सूत्र ये आया। दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि अवयवी कण x कहाँ कहाँ स्थित है? काई केंद्र तथा कोनों पर स्थित है। कहाँ स्थित है बच्चों? काई केंद्र तथा कोनों पर। काई केंद्र कितना होता है? 1, तो 1 × 1। कोने कितने होते हैं? 8, तो 8 × 8, कोने पर 1/8, तो 1 × 1 यानी कि 1, और ये 1, 1 और 1 2। y अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित है? केवल फलकों पर। 6 फलक होते हैं, × 1/2, इससे ये कैंसिल हुआ, 3 आया, और सूत्र क्या आ गया? x की संख्या 2, y की संख्या 3। ये आपका अनुसूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन देखना अपनी नोटबुक में। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को मैं डायग्राम से नोट करता हूँ यहाँ पे। वो बोल रहा है कि एक घनीय क्रिस्टल में, किसमें? एक घनीय क्रिस्टल में। ये मैंने बनाया है यहाँ पे घनीय क्रिस्टल। ठीक है, अब ये घनीय क्रिस्टल की बात कर रहा है, तो बोल रहा है कि अवयवी कण P घनीय क्रिस्टल में सभी किनारों पर है बच्चों। ये किनारे 12 होती, देखो आप, ये P, ये P, ये P, किनारे जितनी भी किनारे हैं, ये P और ये P। देखो बच्चों टोटल 12 हो गए होंगे, देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने हो गए? 12। ठीक है, अवयवी कण P कहाँ स्थित है? किनारों पर। जबकि अवयवी कण Q कहाँ स्थित है? सभी फलकों पर। देखना अवयवी कण Q, ये एक फलक। अवयवी कण Q को मैं अलग कलर से बनाता हूं बच्चों। ये 1, ये 2 3 4, ये 5, और ये पीछे वाला 6। ठीक है, तो अवयवी कण P तो कहाँ स्थित है? P,
किनारों पर, ठीक है। जबकि अवयवी कण क्यू कहाँ स्थित है बच्चों? फलकों पर। अब एक बात बताना बच्चों, किनारे एक घन में कितनी पाई जाती है? किनारे घन में 12 इंटू एक घन में कितनी किनारे पाई जाती है? टोटल 12 पाई जाती है। और एक किनार पर अवयवी कण स्थित होता है, उसका योगदान कितना होता है? 1/4। तो बताओ बच्चों, 4 से कितने टाइम जाएगा? ये 3 टाइम। कैंसिल, 4 3 12। अच्छा, फलक कितने होते हैं? 6। और फलक पर अवयवी कण का योगदान कितना होता है? 1/2। तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया? ये भी 3 आ गया। सेम आया बच्चों। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा? P3 और ये Q3, या फिर कैपिटल लेटर में जैसे भी आप लिखना चाहें। अब एक बताओ, अगर दोनों संख्या सेम होती है तो इसको अपन काट सकते हैं। 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इसका सरल सूत्र क्या बन जाएगा? केवल PQ आया बच्चों। एक बार फिर से देखना, वो बोल रहा है कि एक घनीय क्रिस्टल में अवयवी कण P कहाँ स्थित है? किनारों पर। जबकि किनारे कितनी होती है? 12 इंटू एक किनार पर अवयवी कण होता है तो उसका योगदान कितना होता है? 1/4। कितना हो गया? 3। अवयवी कण Q कहाँ स्थित है? फलकों पर। तो टोटल फलक कितने होते हैं बच्चों? 6 इंटू 1/2 इजिकल टू कितना आया? 3। तो यहाँ से कितना हो गया? 3। अब 3 और 3 दोनों को आया तो हमने अनुपात इनको काट सकते हैं। तो काटने पर कितना सूत्र आया? PQ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। वो एक क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि आयरन का एक ऑक्साइड है, आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। अब जो आयरन का ऑक्साइड है उस वो एक घन की घनीय क्रिस्टल में है। अब जैसे कि इसने ये दिया, ये डायग्राम से मैं इस क्वेश्चन को बना रहा हूं। सपोज करो क्वेश्चन में उसने यही बोल रखा है, सपोज क्या करना है, दे रखा है कि लोहे के एक ऑक्साइड में, लोहे यानी कि आयरन एक ही बात है, लोहे के एक ऑक्साइड में जो Fe परमाणु है घन के सभी कोनों पर है। ये मैंने बना दिया Fe परमाणु। लोहे के एक ऑक्साइड में Fe भी होगा और ऑक्सीजन भी होगा, 2 तरह के परमाणु होंगे। Fe परमाणु तो कहाँ स्थित है? कोनों पर। ठीक है। अच्छा, जबकि ऑक्सीजन परमाणु कहाँ स्थित है बच्चों? एकांतरित फलकों पर। Fe परमाणु तो कहाँ स्थित है? Fe कोनों पर। ठीक है, मैं इसको डिवाइडेशन कर देता हूं। जबकि ऑक्सीजन परमाणु कहाँ स्थित है? देखो यहाँ एक शब्द यूज किया है बच्चों, एकांतरित फलकों पर। एकांतरित का मतलब एक को छोड़ के एक, जैसे कि वो कोई भी, ये एक ऑक्सीजन हो गया, इसको छोड़ दिया, फिर ये ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, ऐसे कैसे इधर का इधर दो आमने सामने में से दो को छोड़, एक को छोड़ दिया तो ये 2 हो गए, सॉरी 1 हो गया यहाँ पे आमने सामने में से, ये ऑक्सीजन एटम। तो बच्चों 6 होते हैं, 6 में से कितना हो गया? 3 पे, यानी कि एकांतरित का मतलब 6 फलक की जगह 1 को छोड़ के 1 करेंगे तो कितने बच जाएंगे बच्चों? 3 फलकों पर होगा। और फलक में जब भी कोई विकर्ण होता है तो एक योगदान कितना होता है? 1/। कोने कितने हैं? 8। तो ये कितना हो जाएगा? 8 इंटू कोने पे जब भी विकर्ण होता है उसका एक का योगदान कितना होता है? 1/8। तो ये 8 से 8 कैंसिल, कितना आ जाएगा? 1। और ये कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यानी कि Fe की संख्या तो कितनी आई बच्चों? 1। और ऑक्सीजन की संख्या कितनी आई? 3/2। लेकिन बच्चों देखो ये सूत्र थोड़ा अच्छा सा नहीं लग रहा है, 1/1 और यहाँ 3/2। क्यों ना अपन एक काम करते हैं, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि इसकी भिन्न खत्म हो जाएगी। दोनों को 2 से गुणा करने पर, तो इंटू 2 और इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। तो बताओ Fe की संख्या कितनी आएगी सामने? Fe2। और ऑक्सीजन की कितनी रह जाएगी? 3। ये इसको हमने सरल रूप में व्यक्त कर दिया। तो सूत्र हमारा सामने क्या आ गया बच्चों? Fe2O3। क्या आ गया यहाँ पे सूत्र हमारा सामने? Fe2O3। तो बच्चों क्लियर हुआ यहाँ से कंसेप्ट। एक बार फिर से मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता हूँ। अगर आपको ये घनीय क्रिस्टल तंत्र समझ में आया
काई केंद्र 1 होता है, फलक 6 होता है, किनारे 12 होती है, कोने 8 होते हैं, विकर्ण 4 होते हैं। और काई केंद्र पे जब भी अवयवी कण होता है तो उसका एक कण का योगदान 1 होता है। फलक पर 6 होते हैं तो फलक का योगदान 1/2 होता है। किनारों वालों पर किनारों का योगदान 1/4 होता है। कोने वाले अवयवी कणों का योगदान 1/8 होता है। विकर्ण का योगदान 1 होता है। तो अगर जब भी ये सिस्टम समझ में आया तो आपके सामने ऐसे कितने ही कैसे भी न्यूमेरिकल घुमा के दे देगा अगर एग्जामिनर, तो भी आपको बच्चों न्यूमेरिकल बिल्कुल क्लियर सोल्व कर पाओगे। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ये तो रही इसकी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आपसे यही पूछा जाए, आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अवयवी कणों का योगदान यूनिट सेल में। ध्यान से देखना बच्चों, यूनिट सेल में अवयवी कणों का योगदान। ठीक है, अब यूनिट सेल में सबसे पहले यूनिट सेल आपको पता है सरल घनीय मात्रक कोष्टिका होती है, सरल या आद्य मात्रक कोष्टिका। ये सरल या आद्य मात्रक कोशिका या एकक कोशिका बोल लो या इकाई कोशिका बोल लो। और ये सरल घनीय मात्रक कोशिका का मैंने यहाँ डायग्राम बनाया। अब ये तो बहुत सिंपल लगेगा बच्चों आपको, बिल्कुल सिंपल सा है। सरल घनीय मात्रक कोष्टिका में बताओ अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? किनारों पर। कहाँ कहाँ स्थित होते हैं? किनारों पर। सॉरी, किनारों नहीं, कोनों पर। अगर कोनों पर अवयवी कण स्थित होंगे तो बताओ क्या हो जाएगा? 8 × 1/8। कितना आ जाएगा आंसर? 1। यानी कि सरल घनीय आद्य मात्रक कोष्टिका में एक कोशिका में अवयवी कण का टोटल योगदान कितना होता है? 1 होता है। ऐसे के ऐसे बच्चों सेकंड की बात करते हैं अपन। ये है फलक केंद्रित घनीय कोशिका। इसको हम शॉर्ट एंड स्वीट में बच्चों FCC भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में देखो अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित होता है? आठों कोनों पर तो होता ही है, साथ में कहाँ होता है बच्चों? 6 फलकों पर भी होता है। मैं फलक वाला इससे बना रहा हूं, ये सामने वाला फलक और ये पीछे वाला फलक। ठीक है, तो अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित है? फलक प्लस कोनों पर। फलक कितने होते हैं? 6 और योगदान 1 का 1/2। कोने कितने होते हैं? 8 और 1 का योगदान 1/8। इससे ये काटा तो ये 3, इससे इसको कैंसिल किया तो ये 1। टोटल कितना आया? 4। तो बच्चों कितना हो जाएगा? सरल या आद्य मात्रक कोष्टिका में अवयवी कणों का योगदान टोटल 4 हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो बच्चों नेक्स्ट है BCC थर्ड। कौन सी यूनिट सेल है? BCC। ठीक है, अब BCC में ये मैंने बनाया ये डायग्राम। अवयवी कण कहाँ स्थित होते हैं? 8 कोनों पर तथा एक कहाँ होता है? काई केंद्र में। इसको हम काई केंद्रित मात्रक कोष्टिका भी बोलते हैं। मैं इसको पढ़ा चुका हूं पहले भी, मात्रक कोशिका या एकक कोशिका। ठीक है, अब इसमें अवयवी कण कहाँ कहाँ स्थित है बच्चों? इसमें जो अवयवी कण है बच्चों देखना, एक तो कहाँ स्थित है? कोनों पर। कोनों प्लस काई केंद्र। कोने कितने होते हैं? 8 × 1/8। काई केंद्र कितना होता है? 1। और काई केंद्र पे अवयवी का योगदान 1/1 का 1 ही होता है। ठीक है, तो कुल मिला के बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये 8 से 8 कैंसिल, तो 1 से 1 ये कितना हो जाएगा? टोटल यहाँ पे मिला के हमारा हो जाएगा बच्चों ये 2 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ देखें आप, फोर्थ यूनिट सेल है हमारी ECC। कौन सी है बच्चों? ECC। अब ECC यूनिट सेल में मैं यहाँ पे बना रहा हूँ डायग्राम।
अवयवी कण 8 कोनों पे तो होते ही हैं। कहाँ होते हैं? कोनों प्लस आमने सामने के कोई से भी 2 फलकों पर, 2 फलकों पर ओनली। फलक कितने? 2 फलकों पर, वो भी कहाँ होंगे? आमने सामने। कोने 8 इंटू 1/8। फलक 2 इंटू 2 फलक पे 1/2। इसको इससे कैंसिल किया तो 1 आया, इसको इससे कैंसिल किया तो 1 आया। टोटल कितना आया आंसर? 2। तो यानी कि अंत्य केंद्रित मात्रक कोष्टिका में टोटल अवयवी कणों का कुल योगदान कितना होता है बच्चों? 8 होता है। अच्छा, बात करता हूं मैं 1 सेकेंड, फिर से ध्यान से देख लेना। यहाँ आज हमने बात की क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बच्चों। किसकी बात की हमने यहाँ पे? क्यूबिक क्रिस्टल